नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा जो शिक्षण विषय है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी का शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारी जो इकाई है वो है द्वितीय हिंदी की पाठ्यचर्या एवं पाठ्यपुस्तक को लेकर। और इसी के अंतर्गत आज का जो हमारा प्रकरण है वो है राजस्थान शिक्षा बोर्ड प्रस्तावित पाठ्यचर्या का समालोचनात्मक विश्लेषण। साथियों, इसके बारे में हमने पूर्व के वीडियो व्याख्यान में भी हमने पढ़ा था और पूर्व के वीडियो व्याख्यान के अंतर्गत भी हमने ये इस बात पर चर्चा करी थी कि एक जिसे राजस्थान शिक्षा बोर्ड है वो अपने पाठ्यक्रम को बालकों को प्रदान करता है और उसके अनुसार माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर पाठ्यक्रम संचालित किया जाता है। और उसके द्वारा संचालन किए गए पाठ्यक्रम में किस प्रकार समीक्षात्मक हम विश्लेषण कर रहे हैं। तो सबसे पहले समझने वाली बात है कि पाठ्यक्रम की पुस्तकों के पीछे हमेशा अच्छे शिक्षकों से सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं कि अच्छा शिक्षक सभी अच्छे होते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, शिक्षक सभी होते हैं। लेकिन एक शिक्षक वो होता है कि एक तो अपने काम में उलझा रहता है, शिक्षक लगभग सभी उलझे रहते हैं, लेकिन एक शिक्षक वो होता है जो अपने समय प्रबंधन को इस प्रकार रखता है कि कभी भी वो अपने विषय सबसे अच्छा शिक्षक उसी को ही माना जाएगा शिक्षण के परिदृश्य में कि वो अपने विषय के प्रति कितना ज्ञाता है, वो अपने विषय के प्रति उसको कितना समर्पण का अभाव है, अपने विषय के प्रति उसकी कितनी गहरी आस्था है। तो वो शिक्षक अपने विषय के प्रति और एक अच्छा शिक्षक होने का गुण प्रदर्शित करता है। तो हमारी बात अच्छा शिक्षक से मतलब उसकी विद्वता को लेकर है, विषय के प्रति उसकी गंभीरता एवं विद्वता को लेकर है। तो हम बात कर रहे हैं जैसे कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के द्वारा सुझाव मांगे रहे कि ये सुझाव हमने ये पाठ्यक्रम तय किया है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए, और इसमें इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत मान लीजिए हिंदी का पाठ्यक्रम है। तो अच्छे शिक्षक क्या करेगा, जो जागरूक शिक्षक है वो उस पाठ्यक्रम में अपने सुझाव रखने का प्रयास करेगा। और हो सकता है उसके पाठ्यक्रम में सुझाव शिक्षा बोर्ड राजस्थान पसंद आ जाए और उस पाठ्य पुस्तक पर अपना अमल करे और पाठ्य पुस्तक को और भी अच्छे से बेहतरीन बनाने का प्रयास करें। तो साथियों, हम उसकी समीक्षा जो करने जा रहे हैं, राजस्थान जो शिक्षा बोर्ड है, राजस्थान शिक्षा बोर्ड जो अपनी पुस्तकों के बारे में बहुत ही ज़्यादा अपने सुझाव आमंत्रित करता है। तो हम उनकी समीक्षा की जो आधार सूची है उसके बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमने कल अध्ययन जो किया था वो था उद्देश्य प्राप्ति को लेकर। उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से उद्देश्य प्राप्ति की दृष्टि से पाठ्यचर्या किस प्रकार होनी चाहिए, इसके बारे में हमने कल अध्ययन करा था। फिर उसके बाद हमने कल पढ़ा था विषय सामग्री का संगठन कि भाई विषय सामग्री का संगठन उसमें किस प्रकार से एक रखा जाए। विषय सामग्री का संगठन, विषय सामग्री के संगठन को लेकर हम इस प्रकार सुधार करेंगे कि पाठ्य में विषय सामग्री का संगठन है उसको किस प्रकार से संगठित किया जाए ताकि बालकों के अधिगम में सहायता प्राप्त हो सके। और विषय सामग्री का संगठन जब अच्छे से हो जाएगा तब बालक सीखने में अपनी सहायता अनुभव करेंगे। पर तीसरा पढ़ने जा रहे हैं पाठ्यचर्या का मूल्यांकन की दृष्टि से, पाठ्यचर्या का मूल्यांकन की दृष्टि से
स्वरूप कैसा होना चाहिए? पाठ्यचर्या का मूल्यांकन की दृष्टि से स्वरूप पाठ्यचर्या का मूल्यांकन की दृष्टि से स्वरूप। अब पाठ्यचर्या का मूल्यांकन की दृष्टि से स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए? तो पाठ्यचर्या जब शिक्षा बोर्ड ने या जो निर्मात्री जिसने पाठ्यक्रम का निर्माण किया है उस संस्था के द्वारा पाठ्यक्रम का निर्माण कर दिया जाता है। और पाठ्यचर्या में मूल्यांकन की स्थिति को किस प्रकार से स्पष्ट किया जाए इसके बारे में चर्चा की जाती है। तो साथियों, कि पाठ्यचर्या में हमने शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण कर दिया है और शिक्षण उद्देश्यों के निर्धारण के उपरांत जब बात आती है कि उसमें मूल्यांकन किस प्रकार से किया जाए, ये समस्या हमारे लिए होती है। तो उसमें मूल्यांकन का स्वरूप किस प्रकार से होना चाहिए? मूल्यांकन तो दोनों स्थितियों में होगा। उसका सर्वांगीण मूल्यांकन का मतलब ये है उसके बाह्य पक्ष को लेकर भी और शिक्षण पक्ष को लेकर भी। एक मतलब शैक्षिक और गैर शैक्षिक दोनों ही पक्षों का मूल्यांकन हमें करना है। तो पाठ्यक्रम को भी उस तरह से मतलब एक तैयार किया जाना चाहिए। पाठ्यक्रम की रूपरेखा को उस प्रकार से बनाया जाए कि बालक का सर्वांगीण रूप से मूल्यांकन उसमें हो सके। इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ता है। और ठीक उसी प्रकार से हम आगे मूल्यांकन के बारे में समझने का प्रयास तो हमने किया ही है इससे पूर्व के वीडियो व्याख्यानों में। फिर इसके बाद जो अगला बिंदु हमारे सामने आता है कि पाठ्यचर्या का सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष व्यवहारिक पक्ष का तालमेल। पाठ्यचर्या के सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पक्ष के तालमेल के बारे में। अब पाठ्यचर्या के अंतर्गत जो हमने पक्ष रखे हैं, तो पाठ्यचर्या के दो पक्ष होंगे, व्यवहारिक और एक सैद्धांतिक पक्ष। सैद्धांतिक पक्ष में जो सैद्धांतिक पक्ष है वो कितना मजबूत होना चाहिए? बालक पाठ्यपुस्तक में छपी छपाई बातों को या लिखी लिखी बातों को कितना पढ़े और उस बातों को अपने व्यवहार में कैसा लाया जाए, अपने दैनिक जीवन में किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं। ऐसी बातों को लेकर भी हमें उन बातों को, उन गतिविधियों को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम को निर्माण करना चाहिए। इस सिद्धांत का पालन भी हमें करना चाहिए। अब पाठ्यचर्या में सैद्धांतिक या व्यवहारिक पक्ष के बारे में जैसे हम बात करते हैं तो उसमें हमें एक बात, जैसे वर्तमान में जो पाठ्यक्रम चल रहा है उसमें आप देखिए कि जो 8वीं स्तर के पाठ्यक्रम के बारे में बात करें तो उसमें किताबें दी हुई, जैसे मान लीजिए हिंदी किताब के बारे में, तो हिंदी किताब के बारे में जैसे विवेकानंद का चित्र दिया हुआ है या विवेकानंद के बारे में पाठ दिया गया है, तो उस पाठ के पीछे उसमें इस प्रकार की गतिविधियां दी हैं कि बालक अपने आस पड़ोस के परिवेश में जाए और पता करने का प्रयास करें कि ऐसे कौन से जो महापुरुष हैं या इस हमारे समाज के लिए कार्य कर रहे हैं। तो इस प्रकार की गतिविधियां उनसे दैनिक जीवन में एक सैद्धांतिक के सतत को व्यवहार में लाने के लिए भी वहाँ प्रेरित करने का प्रयास किया गया है। इस पक्ष का पालन शिक्षा बोर्ड ने किया है। अगला जो हमारे सामने बिंदु आता है वो है जो पाठ्यचर्या है। पाठ्यचर्या के अंतर्गत पाठ्यचर्या में सामुदायिक केंद्रितता
पाठ्यचर्या में सामुदायिक केंद्रितता की दृष्टि किस प्रकार से है। अब इसके बारे में विचार करने में हमें कुछ थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि पाठ्यचर्या में सामुदायिक केंद्रितता किस प्रकार से होती है। देखिए, पाठ्यचर्या में जब हमने वर्तमान में लिखा है कि हमारा जो पाठ्यक्रम है वो बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए एक निर्मित किया गया है। तो बाल केंद्रित शिक्षा है जो बालक को केंद्रित ध्यान में रखकर शिक्षा का प्रकार तैयार किया गया है। उसमें बालक को समुदाय से जोड़ना है और समुदाय को विद्यालय से जोड़ना है। किस प्रकार से कि बालक का जो अभिभावक है, जैसे वर्तमान में राज्य सरकार ने और केंद्र सरकार ने बहुत से ऐसे परिवर्तन किए हैं जिसमें सरकारी विद्यालयों में पढ़ने वाले बालक के अभिभावक भी वो एक समुदाय के साथ मीटिंग होती है जो सरकारी विद्यालयों में अमावस के दिन होती है। तो ऐसी स्थिति है तो उनमें समुदाय को किस प्रकार जोड़ा जाए। तो ऐसी स्थिति के रूबरू कराने के लिए तो शिक्षा बोर्ड ने ऐसे पाठों को भी जो समुदाय की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाली जो बातें हैं या ऐसी कोई प्रसंग है उसने वहाँ जोड़ने का प्रयास किया है। तो ये भी एक बहुत ही सुंदर पहल है शिक्षा बोर्ड की कि भाई उन्होंने सामुदायिक केंद्रितता की दृष्टि से भी पाठ्यक्रम को एक ध्यान में रखा है और उसको उस माध्यम से अभिप्रेरित करने का प्रयास किया है बालकों को। तो ये पहल भी शिक्षा बोर्ड की एक बेहतरीन पहल है। फिर अगला जो बिंदु है वो है बाल केंद्रितता। बाल केंद्रितता बाल केंद्रितता की दृष्टि से अब साथियों बाल केंद्रितता की दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में बाल केंद्रितता को ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बाल केंद्र शिक्षा चल रही है तो पहले तो क्या होता था कि अध्यापक एक केंद्र में खड़ा होकर पढ़ाता था, जैसे मैं आपको व्याख्यान दे रहा हूँ ठीक उसी प्रकार। लेकिन धीरे धीरे जैसे गुरुकुलों में शिक्षक का स्थान बड़ा ऊंचा होता था, ऊंचे स्थान पर बैठकर शिक्षक व्याख्यान देता था, अपना उपदेश देता था और छात्र उसी रूप में आश्रम में रहते उस व्यवस्था को ग्रहण करते थे। धीरे धीरे कालांतर में परिवर्तन आया और वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में शिक्षा मेकाले के समय से होती हुई समय वहाँ पर उसमें थोड़ा सा परिवर्तन हुआ और शिक्षा विद्यालय शिक्षा के रूप में जो वर्तमान शिक्षा पढ़ रहे हैं हम ये मेकाले की पद्धति के अनुसार है। वो शिक्षा व्यवस्था कैसे थी कि एक क्लास में शिक्षक पढ़ा रहा है और शिक्षक के पढ़ाया हुआ ही सर्वोपरि है और बालकों में उनमें एक बुरी जो नजर आती थी। बालक कई बार शिक्षक की दर के कारण भी बालक पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई अनुभव करता था। तो अब क्या हुआ कि धीरे धीरे बालक केंद्र शिक्षा का जो एक प्रावधान आया है, एक नई शिक्षा के बारे में थोड़ा सा परिवर्तन हुआ। उसमें बालक को ध्यान में रखकर शिक्षा व्यवस्था करानी है, वो भी कैसे करानी है, गतिविधि आधारित। तो उसमें क्या होगा, बालक को हमें एक मित्रवत बालक शिक्षक ऊंचे स्तर पर ना बैठकर धरातल पे आना होगा और बालक को अपने साथ में लेकर एक मित्र व्यवहार करते हुए शिक्षा व्यवस्था को उसमें देना प्रदान करना होगा, तभी वो बाल केंद्रित शिक्षा कहलाएगी। तो बाल केंद्रित का ध्यान रखना होगा। तो यही बात हमें इस बात का भी हमें शिक्षा बोर्ड में ध्यान रखा है कि बाल केंद्रितता की शिक्षा की दृष्टि से कितनी इम्पोर्टेंट है, कितनी मतलब महत्वपूर्ण है। तो शिक्षा बोर्ड के द्वारा बाल केंद्रितता का भी की दृष्टि पर भी बहुत ज़्यादा उन्होंने उसको ध्यान में रखा है। इसी तरह से बाल केंद्रितता के साथ साथ उन्होंने बिल्कुल मनोवैज्ञानिक ढंग को भी ध्यान में रखा है। और अंतिम जो पॉइंट हमारे सामने है पाठ्यचर्या का अन्य विषयों से संबंध है। साथियों, इस पॉइंट के अनुसार बाल केंद्रित शिक्षा में पाठ्यचर्या का अन्य विषयों से संबंध, इसका भी शिक्षा बोर्ड ने बहुत ही ध्यान रखा गया है कि पाठ्यचर्या जो वर्तमान हमारे द्वारा प्रदान की गई है उस पाठ्यचर्या के अंतर्गत उस पाठ्यचर्या का अन्य विषयों से संबंध किस प्रकार से है। क्योंकि एक इसे मान लीजिए हिंदी का शिक्षक पढ़ाता है तो उसे इतिहास के बारे में जानकारी होना भी जरूरी है। उससे इतिहास के साथ साथ उसे राजनीति के बारे में जानकारी होना जरूरी है। मान लीजिए कि पाठ आया विवेकानंद का पाठ आया है या मतलब महात्मा गांधी के बारे में पाठ आया है या फिर क्रांतिकारी के बारे में पाठ आया है, तो तत्कालीन राजनीतिक प्रवृत्तियां किस प्रकार थी
उसके बारे में उसे ज्ञान होना जरूरी है। उस समय का जो राजनीति थी वो भविष्य में धीरे धीरे समय बीतता जाएगा, वो भूतकाल की घटनाएं होती जाएगी और वो काफी समय बीतने के बाद वो सारी बातें एक इतिहास के रूप में कहलाएगी। तो एक उस विषय का संबंध अन्य विषय से होना भी यहाँ पे बहुत आवश्यक है, यहाँ पर सिद्धांत का पालन भी यहाँ पर किया गया है। तो साथियों आज के लिए इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे वीडियो व्याख्यान को लेकर। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।